नमस्कार। आज हम MR एसोसिएट्स की फाइनेंशियल मॉडलिंग सीरीज के 10वें एपिसोड से मिले कुछ अहम नुक्तों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसमें CDSL की जबरदस्त ग्रोथ की बात है। फिर भविष्य के अनुमान लगाने के लिए कुछ एक्सेल कैलकुलेशंस हैं और हाँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की भी बातें हैं। तो आज का मकसद है CDSL की ग्रोथ पैटर्न को समझना, भविष्य की संभावनाओं को टटोलना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या देखना जरूरी है उसे जानना। ठीक है। यहाँ एक दिलचस्प बात जो सामने आती है वो ये कि CDSL ने पिछले 5 सालों में करीब 5 गुना ग्रोथ दिखाई है। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये आंकड़ा तो ध्यान खींचता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिलसिला जारी रहेगा और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वो क्या कहानी बताता है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। जरूर। तो पहली बात, CDSL की ग्रोथ। आज जैसा कि नोट्स में है, इनके पास करीब 11.4 करोड़ डीमैट खाते हैं। पहले इस इंडस्ट्री में NSDL का दबदबा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। NSDL पहले मार्केट लीडर था। लेकिन CDSL ने जबरदस्त वापसी की है। पिछले कुछ सालों में 5 गुना वृद्धि। और पिछले 5 सालों का CAGR वो 50% बताया गया है। ये वाकई प्रभावशाली है। हाँ, 50% CAGR सुनने में बहुत बहुत बड़ा लगता है और इसकी मुख्य वजह रही है डीमैट खाते खोलने में आई भारी तेजी। रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है काफी। अच्छा। लेकिन जैसा नोट्स में भी इशारा किया गया है, भविष्य में ठीक इसी रफ्तार की उम्मीद करना शायद सही ना हो। थोड़ा संभल कर देखना होगा। मतलब ये मोमेंटम शायद धीमा हो सकता है। हाँ, अनुमान यह है कि अगले 5 सालों में शायद 30-40% के आसपास की ग्रोथ हो सकती है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी ग्रोथ है, पर 50% से तो कम है। सही। और ये समझना जरूरी है कि इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ सीधे डीमैट खातों की संख्या पर निर्भर करती है। जितने ज्यादा खाते उतनी ज्यादा कमाई। और नोट्स में एक और पॉइंट था, मुझे याद आ रहा है कि भारत में निवेशक तो बढ़े हैं, पर कई लोगों के पास एक से ज्यादा डीमैट खाते भी हैं। बिल्कुल सही, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इसका मतलब जो हेडलाइन ग्रोथ दिख रही है खातों की संख्या में, वो शायद असल में यूनिक निवेशकों की ग्रोथ से ज्यादा तेज हो। हाँ, बिल्कुल। तो नए यूनिक निवेशकों की संख्या शायद उतनी तेजी से ना बढ़े और ये भी ग्रोथ को आगे चलकर थोड़ा धीमा कर सकता है। ठीक है, तो पिछली ग्रोथ तो जबरदस्त रही, लेकिन आगे की राह थोड़ी कह सकते हैं कम निश्चित है। और यहीं पर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस काम आते हैं। हाँ, भविष्य का अंदाजा लगाने के लिए। नोट्स में एक एक्सेल शीट कैलकुलेशन का उदाहरण भी दिया है। जैसे 2024 में 812 करोड़ की सेल्स का अनुमान है, जिसे 2029 तक 1858 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। ये एक बेस केस सिनेरियो जैसा लग रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी OPM अगले 5 सालों के लिए औसतन 50% रखा गया है। 50%। हाँ, 50% OPM काफी ऊंचा होता है। ये दिखाता है कि कंपनी का कोर बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो ये कैलकुलेशन कैसे काम करता है, मतलब मोटे तौर पर? देखिए, तरीका सीधा है। आप भविष्य की सेल्स का अनुमान लगाते हैं। जैसे नोट्स में 3 अनुमान दिए हैं, 18%, 20%, 22% ग्रोथ के साथ। अच्छा, अलग अलग सिनेरियो। हाँ, फिर उस सेल्स को OPM यहाँ 50% से गुणा करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है। सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा दें तो खर्चे पता चल जाते हैं। ठीक है। फिर इसमें अदर इनकम का औसत जोड़ते हैं, डिप्रिसिएशन घटाते हैं, यहाँ 15% सालाना ग्रोथ मानी गई है, ब्याज घटाते हैं और फिर टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट मिलता है। PBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का फॉर्मूला हुआ सेल्स, खर्चे प्लस अन्य आय, डिप्रिसिएशन, ब्याज। समझ गई। तो ये एक तरीका है भविष्य के मुनाफे का अंदाजा लगाने का, अलग अलग ग्रोथ रेट्स के हिसाब से। बिल्कुल। पर याद रखना जरूरी है कि ये सब अनुमान है। OPM कितना रहेगा, ग्रोथ कितनी होगी, ये सब बदल सकता है। सही बात है। अच्छा, प्रॉफिट के अनुमान तो ठीक है, पर वो सवाल जो मैंने शुरू में उठाया था, क्या कंपनी असल में कैश कमा रही है? यहीं पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है ना? हाँ, बिल्कुल। कैश इज किंग जैसा कहते हैं। नोट्स में 3 तरह के कैश फ्लो बताए गए हैं। हाँ। पहला है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये है रोजमर्रा के बिजनेस से आने जाने वाला कैश। जैसे रेवेन्यू आया, सैलरी दी, वेंडर को पेमेंट किया, ये सबसे जरूरी हिस्सा है। ठीक है, ऑपरेशन से जुड़ा कैश। दूसरा है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग। ये बिजनेस के मुख्य काम से अलग निवेशों से जुड़ा है। जैसे कोई म्यूचुअल फंड खरीदा या कोई प्रॉपर्टी बेची, लॉन्ग टर्म एसेट से जुड़ा हुआ। ओके, और तीसरा? तीसरा है कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग।
ये कंपनी के कर्ज और इक्विटी से जुड़ा कैश फ्लो है, जैसे लोन लेना या चुकाना या शेयर धारकों को डिविडेंड देना। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है जिस पर नोट्स खास तौर पर ध्यान दिलाते हैं। वो है नेट प्रॉफिट और कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बीच का रिश्ता। अच्छा, इन दोनों में क्या कनेक्शन देखना है? देखना ये है कि ये दोनों आंकड़े आसपास होने चाहिए। मतलब कंपनी जो नेट प्रॉफिट दिखा रही है, लगभग उतना ही कैश उसे अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो, अगर इनमें बहुत बड़ा अंतर है? अगर इनमें बहुत बड़ा अंतर है, खासकर अगर नेट प्रॉफिट ज्यादा है और ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत कम या नेगेटिव है, तो नोट्स के हिसाब से ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। रेड फ्लैग मतलब गहराई से जांच करनी चाहिए। ये किसी गड़बड़ी, अकाउंटिंग की तिगड़म या फ्रॉड का भी संकेत हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी सेल्स तो दिखा रही है, पर उसे ग्राहकों से पैसा मिल ही नहीं रहा। ओह, ये तो वाकई बहुत जरूरी बात है। हाँ, हालांकि नोट्स ये भी कहते हैं कि ये नियम बैंकों और एनबीएफसीज पर सीधे तौर पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनके बिजनेस का तरीका अलग होता है। समझ गई। तो ये एक तरह का रियलिटी चेक है प्रॉफिट के आंकड़ों का। बिल्कुल। तो हमने एमआर एसोसिएट्स के 10वें एपिसोड के नोट्स के जरिए सीडीएसएल की शानदार पिछली ग्रोथ देखी, भविष्य के अनुमान कैसे लगाए जाते हैं इसकी एक झलक देखी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट की इस अहम चेतावनी को समझा। हाँ, और महत्वपूर्ण सबक यही है कि सिर्फ सतह के आंकड़ों को देखना काफी नहीं है। उनके पीछे क्या चल रहा है, आंकड़ों के बीच क्या संबंध हैं, जैसे नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो, और समय के साथ ट्रेंड्स कैसे बदल रहे हैं, इन सब पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बीच का अंतर एक महत्वपूर्ण जांच बिंदु है। तो जाते जाते एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी कंपनी के आंकड़े पहली नज़र में बहुत आकर्षक लगें, जैसे सीडीएसएल की 50% CAGR वाली ग्रोथ, तो पूरी और सच्ची तस्वीर समझने के लिए हमें और कौन से गहरे सवाल पूछने चाहिए जो शायद सीधे तौर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में न दिखें?